मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है शुडो केमिकल रिएक्शंस। शुडो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? एक एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, A + B रिएक्ट्स एंड फॉर्म प्रोडक्ट। इसमें A सॉल्यूट है, B सॉल्वेंट है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन 0.01 मोल, सॉल्वेंट हमने वाटर लिया हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन 55.5 मोल। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। अगर ऐसे रिएक्शंस हैं तो इनमें जो रेट डिपेंड करता है वो केवल सॉल्यूट या उस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है जिसकी कंसंट्रेशन कम है। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी या बहुत ही निग्लिजिबल चेंज आएगा, इसलिए रेट सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस केस में अगर हम रेट लिखेंगे, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन A कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह रही है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू K नॉट कंसंट्रेशन A। K नॉट जो रेट कांस्टेंट लिखा हमने, ये रेट कांस्टेंट K और जो कांस्टेंट B है इसके बराबर है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रिएक्शंस विच आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बट in certain conditions they follows first order kinetics are known as pseudo first order reactions। एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, इथाइल एस्टेट वाटर के साथ रिएक्शन करके एस्टिक एसिड और इथेनॉल बना रहा है। अगेन वाटर एक्सेस में है तो इस रिएक्शन का रेट आ जाएगा रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसिटेट। हमें देखने में लग रहा है कि सेकेंड ऑर्डर का है, लेकिन इसका ऑर्डर आता है केवल 1। अगला एग्जाम्पल है सुगर प्लस वाटर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगेन वाटर एक्सेस में है तो रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। तो ऐसे रिएक्शंस जो हायर ऑर्डर के लगते हैं लेकिन लोअर ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं सुडो केमिकल रिएक्शंस। द रिएक्शंस विच अपीयर्स टू बी हायर ऑर्डर बट एक्चुअली फॉलोज लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स आर नोन एज सुडो केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी 1916 और 18 के बीच मैक्स ट्राउट्स जर्मन के साइंटिस्ट और विलियम लेविस ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने दी। इन्होंने बोला कि जो रिएक्टेंट्स है वो सॉलिड स्फीयर की तरह एक्ट करेंगे और जब रिएक्शन होगा तब रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करेंगे, तभी जाके रिएक्शन होगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर। रिएक्टिंग मिक्सचर में एक यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं उनको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और इफेक्टिव कोलिजन क्या है? ऐसे कोलिजन जिनके होने से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं और उनके कोलाइड करने से प्रोडक्ट बन रहा है, उनको बोलते हैं हम इफेक्टिव कोलिजन्स। सभी कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है। ऐसे कोलिजन्स जो केवल प्रोडक्ट बना रहे हैं वही कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कहलाएंगे। जब भी कोई रिएक्शन होगा तो उसमें 2 बैरियर आते हैं। पहला बैरियर है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर का मतलब है कि रिएक्टेंट के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर रिएक्टेंट के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है और वो कोलाइड कर रहे हैं तो इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है और वो कोलाइड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब है जो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लिखा हमने NO2 + NO2 फॉर्मेशन ऑफ N2O4। जो बड़े वाला सर्कल है ये नाइट्रोजन को दिखा रहा है, छोटे वाला सर्कल ऑक्सीजन को दिखा रहा है। जब 2 NO2 नाइट्रोजन के साथ आपस में कोलाइड करेंगे, दोनों NO2 के नाइट्रोजन आपस में कोलाइड करेंगे तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन नाइट्रोजन के बीच में ही बॉन्ड बन रहा है N2O4 के बीच में। तो ये है इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन। लेकिन अगर एक NO2 का नाइट्रोजन दूसरे NO2 के ऑक्सीजन के साथ कोलाइड कर रहा है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर। हमने पहले ही बोला हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एंड इट इज ऑब्जर्व दैट every 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ऑलमोस्ट डबल। तो डबल क्यों हो जाता है इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? रेट, इट इज ए रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T + 10 डिग्री टू द टेम्परेचर
टू द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T डिग्री। टेम्परेचर कॉफिशिएंट एक रेशो है किसके बीच में, रेट कांस्टेंट T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने रेट निकाला और 10 डिग्री ऐड कर दिया, 35 डिग्री पे जो रेट निकाला, तो इनकी जो हम रेशियो निकालेंगे 35 डिग्री का रेट डिवाइडेड बाई 25 डिग्री का रेट, तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो क्यों 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, इसके लिए दो रीज़न दिए गए। पहला है इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो रिएक्टेंट्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है वो केवल 3% ही इंक्रीज करती है। इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना चाहिए 10 डिग्री बढ़ाने पर वो केवल 3% ही बढ़ना चाहिए, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो डबल हो रहा है। इसका मतलब है इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अलावा कोई और फैक्टर भी है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहा है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वजह से केवल 3% रेट ऑफ रिएक्शन ही इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन, जब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया गया तो इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, और इफेक्टिव कोलिजन की वजह से ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। जब इफेक्टिव कोलिजन डबल हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। इसको एक्सपेरिमेंटली दो साइंटिस्ट, लुडविग बोल्ट्जमैन ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंटली इसको शो किया। इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया जिसके बीच में एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, और दूसरी तरफ इन्होंने लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन हैविंग एनर्जी Ne डिवाइड बाई Nt। इसमें Ne क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन हैविंग काइनेटिक एनर्जी E, और Nt क्या है इसमें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इन दो पैरामीटर्स के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो इन्होंने ऑब्जर्व किया जब T1 टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट किया गया तो वो हमारे पास इस तरह से बेल शेप्ड ग्राफ आया। दिस वन, ये जो ग्राफ है ये T1 टेम्परेचर पे है। इस ग्राफ में जो एरिया दिख रहा है ABCD, ये एरिया हमें बता रहा है इफेक्टिव कोलिजन। इस एरिया के इस तरफ भी कोलिजन हो रहे हैं लेकिन ये इनइफेक्टिव है। केवल ABCD एरिया में जो कोलिजन्स हैं वो इफेक्टिव कोलिजन है, और इन कोलिजन की वजह से ही रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। और जब टेम्परेचर T2 कर दिया गया, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, T2 किसके बराबर है, T1 + 10 डिग्री के बराबर, तो जो ग्राफ था वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया और थोड़ा फ्लैट हो गया। और ये ऑब्जर्व किया गया कि एक और एरिया CDEF जो इफेक्टिव कोलिजन का एरिया है वो जो ऑलरेडी कोलिजन हो रहे थे उनमें ऐड हो गया, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डबल हो गए। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर इफेक्टिव कोलिजन का ये एरिया लगभग डबल है जो पहले हो रहा था। तो देर इज ऑलमोस्ट डबलिंग ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम EA से डिनोट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इट इज़ द एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज सप्लाई टू द रिएक्टेंट्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए रिएक्टेंट्स को जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। EA से इसको डिनोट किया जाता है। EA किसके बराबर होता है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, इसका डिफरेंस है एक्टिवेशन एनर्जी। और लास्ट टॉपिक हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। जब रिएक्टेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी लेने के बाद जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाता है। तो ऐसी स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी लेने के बाद ऐसी स्टेट जिसमें
जो रिएक्टेंट्स है उनकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया, उस स्टेट को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट। और रिएक्टेंट की जो नई कॉन्फ़िगरेशन आई एक्टिवेशन एनर्जी लेने के बाद, उस नई कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जैसे H2 और यहाँ पे I2, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी लेने के बाद क्या होता है, H2 दो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना शुरू करता है, आयोडीन के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक करना शुरू करता है, लेकिन हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में नए बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस स्टेट को बोलेंगे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, और ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक करना शुरू करते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं। फाइनली उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा 2HI। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, थैंक यू।